गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन स्मार्ट लर्निंग ऐप वेदुआरा पे, है ना। और हम 10th क्लास की टारगेट सीरीज़ की वीडियोस कर रहे हैं जिसमें हम सीबीएसई टर्म 2 के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, मैं रजनीश ओझा आपको फिजिक्स में मदद कर रहा हूँ, है ना। पढ़ा नहीं रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। ठीक है, क्लास 10th रिवीजन सीरीज फिजिक्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा कि किसी भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है तो वो करंट को रोकता है, करंट को अपने से जाने नहीं देता है। ठीक है, और वो क्या करता है, ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते समय टकराते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन्स या दूसरे पार्टिकल्स से। ठीक है, और इस टकराने की वजह से वो थोड़ा सा एनर्जी उनकी थोड़ी सी एनर्जी लूज हो जाती है। वो एनर्जी लूज होती है किस फॉर्म में, तो वो एनर्जी लूज होती है हीट के फॉर्म में। वो एनर्जी लूज होती है किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through a conductor, heat energy is developed into it. This is known as heating effect of electric current. ठीक है, और इसका कारण क्या है, इसका कारण है the hindrance provided by the particles of a matter when electron moves during the flow of the current. ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि the resistance of a conductor is the cause of the heating effect of electric current. क्या था, when an electric current passes through a conductor, heat energy is developed into it. This is known as what? Heating effect of electric current. क्लियर है स्टूडेंट्स। जब भी किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो क्या होता है, उसमें हीट डेवलप हो जाता है, एंड दैट हैपेंस ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू रेसिस्टेंस। ये किस चीज की वजह से होता है, रेसिस्टेंस की वजह से होता है ना। दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हीट जो डेवलप होता है किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और ये पता चलता है किस चीज़ से, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, है ना। जूल ने अपना लॉ दिया था हीटिंग का, जिसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है, अगर हम मान लें कि H जो है वो हीट डेवलप हो रहा है किसी भी कंडक्टर में, इसका प्रॉपर जो स्टेटमेंट है वो आप ऐप से नोट्स के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। यहाँ से हम सीधे समझेंगे क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है तो चीज़ें हम लोग फास्ट करेंगे। ठीक है, अगर H हीट जो डेवलप हो रहा है किसी कंडक्टर में, अगर वो H है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। अगर I करंट है जो कंडक्टर से फ्लो हो रही है और H हीट डेवलप हो रहा है तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। क्लियर। तो पहली चीज क्या है, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट। दूसरी चीज क्या है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का रेसिस्टेंस जितना हाई होगा हीट भी उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज। जितने देर के लिए करंट फ्लो होता है उस टाइम के प्रोपोर्शनल होता है हीट डेवलप। जितना ज्यादा देर तक करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा हीट डेवलप होगा। ठीक है, अगर इन तीनों इक्वेशंस को हम एक साथ कंबाइन करते हैं
तो क्या हो जाएगा, इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ कंबाइन करने पे क्या होगा, हम लिख सकते हैं H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी, जहां ये T क्या है, टाइम है, I क्या है, करंट है, और R क्या है, रेसिस्टेंस है। एक चीज प्रैक्टिकली देखा गया, व्हेन I इज इक्वल टू 1 ओम, सॉरी I इज इक्वल टू 1 एम्पियर ना, रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू 1 ओम एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अगर हम I भी 1 ले लेते हैं, R भी 1 ले लेते हैं और T भी 1 ले लेते हैं, तो H भी क्या हो जाता है, H भी 1 जूल हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हमने अपना लॉ निकाला, H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। कैसे हुआ, तो हमने H इज इक्वल टू K I स्क्वायर आर टी ले लिया और K का वैल्यू भी क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, H इज इक्वल टू 1, तो यानी कि K का वैल्यू भी क्या हो गया, 1 हो गया यहां से, और ये K हमने डाला, हमको अपना फॉर्मूला मिल गया क्या, H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when I current flows through a conductor and H is the heat developed, then H is directly proportional to the square of the current. ठीक है, H is directly proportional to the square of the current flowing. Then heat is also directly proportional to the resistance of the conductor and heat is directly proportional to the time for which the current flows. ठीक है, अब इसी फॉर्मूला के अलग अलग वेरिएशंस हम अलग अलग फॉर्मेट्स हम लिखते हैं। जैसे अगर हम इस R को क्या लिख दें, R को लिख दें V बाई आई, I इंटू V बाई आई इंटू टी, तो ये क्या होगा, I से ये कैंसिल हो जाएगा और H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V आई टी। H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, तो इसके कई सारे, अभी हम लोग जब इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे तो और 2-3 इसके फॉर्मेट्स देख लेंगे हम लोग, है ना। फिलहाल जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम इतना समझ लेते हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। चलिए इससे हम 1-2 क्वेश्चंस करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन अ कंडक्टर व्हेन अ 5 एम्पियर करंट flows for 1 minute and the resistance of the wire is 10 ohm। क्या क्या चीजें दी गई हैं, बिल्कुल सीधे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट एप्लीकेशन करना होगा। करंट जो है वो 5 एम्पियर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट के लिए करंट फ्लो हो रहा है, और रेसिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। ठीक है, अगर ये 3 चीजें हैं तो आपको बताना है हीट कितना डेवलप होता है। हम पहले लिख लेते हैं, I कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, 1 मिनट। इसको हम सेकंड्स में कर लेंगे, 1 इंटू 60 यानी कि 60 सेकंड्स। और रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 ओम, 10 ओम, है ना। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, 5 स्क्वायर रेसिस्टेंस 10 इंटू टी यानी कि 60, 25 इंटू 10 इंटू 60। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 15,000, है ना, 15,000 जूल्स। ठीक है, तो ये होगा अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड इन द वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। I दिया हुआ था, T दिया हुआ था, R दिया हुआ था, हमसे हीट पूछ रहा था, हमने सीधे फॉर्मूला लगाया, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हमने वैल्यूज रखे और काम हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ 20 किलो जूल हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 5 एम्पियर करंट flows for 2 minutes, then find the resistance। इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं, सबसे पहले दिया हुआ है
हीट डेवलप होता है कितना, 20 किलो जूल्स हीट डेवलप हो रहा है, ठीक है। करंट हमारा अगेन 5 एम्पियर, और कितने देर के लिए करंट फ्लो हो रहा है, 2 मिनट के लिए। आपको क्या बताना है, आपको बताना है रेसिस्टेंस कितना है हमारे वायर का, ठीक है। तो H पहले जो चीजें दी हुई हैं, H दिया हुआ है 20 किलो जूल। अच्छा, किलो जूल आपको पता होगा कि 1000, 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है, तो 20 किलो जूल में कितना होगा, 20 इंटू 1000 जूल। क्लियर। करंट जो है वो दिया हुआ है कितना, 5 एम्पियर। करंट कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 मिनट्स। टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स, जिसको हम अगेन सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू 60 यानी कि 120 सेकेंड्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। यूजिंग H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्या मिलेगा हमको, जरा सा इसको छोटा कर लेते हैं, है ना। हाँ, यूजिंग H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्या हो जाएगा, H लिख देंगे हम 20 किलो जूल यानी कि 20 इंटू 1000 इज इक्वल टू करंट 5 एम्पियर्स, 5 का स्क्वायर। रेसिस्टेंस हमको निकालना है, हम R डाल देंगे, और टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम दिया हुआ है, 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड्स, ठीक है। बाकी चीजें उधर जाके डिवाइड हो जाएंगी, R निकल जाएगा क्या, 20 टू 1000 अपॉन 25 इंटू 120। ये कितना आता है स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेट करके और कमेंट में बताएंगे कि ये कितना आता है, ठीक है। 20 इंटू 1000 बाई 25 इंटू 120, ठीक है। मैं आपको बनाने के लिए इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जिनको आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसका एप्लीकेशन क्या है, हम 3 अप्लायंसेस देखेंगे, है ना। सबसे पहला अप्लायंस देखेंगे हम इलेक्ट्रिक बल्ब, वो पीला वाला बल्ब, है ना, जो पहले यूज होता था। अब तो हम एलईडीज यूज करते हैं जो काफ़ी पावर इफिशियंट होती हैं, है ना। तो वो पहले जो पीला वाला बल्ब यूज होता था, हम लोग उसको देखेंगे कि वो कैसे हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है। जो दूसरा अप्लायंस देखेंगे वो है इलेक्ट्रिक रूम हीटर, सर्दियों में हम इस्तेमाल करते हैं ना इलेक्ट्रिक रूम हीटर, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये 3 अप्लायंसेस हम देखेंगे, और ये 3 अप्लायंसेस से क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है कि तीनों का ऐसे एक कंपैरेटिव एनालिसिस एक साथ हम तीनों को देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बल्ब की। तो बल्ब के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक ग्लास केसिंग होती है, एक कांच का केस होता है, आउटर केस, है ना। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक इनर्ट गैस भरी हुई होती है, जनरली आर्गन, ठीक है। क्यों इनर्ट गैस भरी हुई होती है इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। और इसके अंदर एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट किस चीज का बना हुआ होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक है। टंगस्टन का ही क्यों फिलामेंट बना हुआ होता है, टंगस्टन का फिलामेंट 2 कारण से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहली तो इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अराउंड। और दूसरा कि इसका रेसिस्टेंस काफी हाई होता है। हाई रेसिस्टेंस की वजह से बहुत ज्यादा हीट डेवलप होता है, और हीट डेवलप होने की वजह से ये येलो हॉट होकर के और ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि लाइट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ग्लास केसिंग के अंदर आर्गन गैस भरी हुई होती है। अब आर्गन गैस इसलिए भरी हुई होगी क्योंकि अगर ग्लास के अंदर हम नॉर्मल हवा भर देंगे तो इतने ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, लगभग मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं पहुंचता लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो उस टेम्परेचर पे क्या होगा कि टंगस्टन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बना लेगा और मेल्ट हो जाएगा, यानी कि फिलामेंट टूट जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से आर्गन भरी जाती है। अगर आपसे अब कोई पूछे कि बल्ब के अंदर आर्गन क्यों भरी जाती है, तो आप बता देंगे एट हाई टेम्परेचर्स which is developed during the operation of electric bulb, the tungsten present as the filament in the bulb reacts with what, oxygen present in the air. If air is used, then the tungsten reacts with the oxygen and produces its oxide, ठीक है।
to stop this reaction or to stop the reaction of tungsten with oxygen, argon is filled in that glass bulb. ठीक है, तो ग्लास बल्ब के अंदर आर्गन, टंगस्टन का फिलामेंट, ये होल्डिंग वायर्स हैं जो हमारे फिलामेंट को पकड़ के रखते हैं. ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ग्लास बल्ब से तो हाई रेसिस्टेंस की वजह से टंगस्टन में काफी ज्यादा हीट डेवलप होता है और वो येलो हॉट होकर के ग्लो करना स्टार्ट होता है. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इस बल्ब में एक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता है हीट के फॉर्म में. हमको चाहिए क्या बल्ब से? लाइट, लेकिन हमको ज़्यादा मिलता क्या है? हीट. इसलिए ये बल्ब जो होते हैं ये एनर्जी इफिशियंट नहीं होते हैं, कम एनर्जी इफिशियंट होते हैं. इसलिए इनके सब्स्टिट्यूट्स के तौर पे या इनसे बेटर जो है मार्केट में भी एलईडी बल्ब्स आ रहे हैं, है ना, और सीएफएल बल्ब्स आ रहे हैं जिनके काम करने का जो ये होता है वो इससे काफी अलग होता है. ठीक है, आप यहां से दो चीजें याद रखेंगे, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आर्गन क्यों यूज होता है ग्लास केसिंग के अंदर और टंगस्टन क्यों यूज होता है एज अ फिलामेंट. ठीक है, आर्गन इसलिए यूज होता है क्योंकि वो टंगस्टन को ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से बचाता है. अगर नॉर्मल हवा भर दी जाएगी तो टंगस्टन हायर टेम्परेचर्स पे तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा. टंगस्टन ही क्यों यूज होता है? दो कारण से यूज होता है. एक, हायर मेल्टिंग पॉइंट और हायर रेसिस्टेंस, गर्म होने पे येलो हॉट होकर के लाइट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो हमने देख लिया इलेक्ट्रिक बल्ब को. अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर की. हालांकि मैंने लिखा है हीटर और मैंने डायग्राम आयरन का बनाया है. क्यों? क्योंकि दोनों में लगभग सेम चीजें इस्तेमाल होती हैं और इसका डायग्राम काफी आसान था तो मैंने आयरन का ही डायग्राम रख दिया. आप बस समझेंगे जो बातें, मेन बातें जो समझनी है इसमें. ठीक है, ये जो लाल में मैंने बनाया है इसको बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट या कॉयल. ठीक है, हीटिंग एलिमेंट या कॉयल से ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइक्रोम क्यों इस्तेमाल होता है कॉयल के तौर पे, या कौन सा सब्सटेंस इस्तेमाल होता है कॉयल के तौर पे? नाइक्रोम इस्तेमाल होता है. ठीक है, नाइक्रोम क्या है? इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अराउंड 1400 डिग्री सेल्सियस होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है. और इतने हायर मेल्टिंग पॉइंट की वजह से जब बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होगा तो ये मेल्ट नहीं होगा. पहला कारण है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ये बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होने पे मेल्ट नहीं होगा. दूसरा कारण क्या है कि नाइक्रोम का रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है, तो दो कारण आपको देने हैं यहाँ. क्या? हाई रेसिस्टेंस और क्या? हाई मेल्टिंग पॉइंट. हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना. यहां भी आपको वही दो कारण देने हैं, हाई रेसिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट. लेकिन एक चीज याद रखना है, ये रेड हॉट होता है, गर्म होने के बाद ये कैसा होता है? रेड हॉट बन जाता है, रेड हॉट फॉर्म में आ जाता है, मतलब इसका कलर लाल हो जाता है. ये कम लाइट देता है, ज्यादा हीट देता है. और टंगस्टन क्या करता है? ये येलो हॉट होता है और लाइट थोड़ी ज्यादा मात्रा में, हीट तो ये भी प्रोड्यूस करता है लेकिन नाइक्रोम के कंपैरिजन में ये लाइट ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है. ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन यूज होता है. और हीटर में ये तो बताना जरूरी नहीं है ना कि हीटर क्या है, आप सारे जानते हैं. ठंडी के दिनों में हीटर से हम क्या करते हैं? रूम हीटर से अपने रूम को गर्म करते हैं. या इलेक्ट्रिक आयरन ही ले लो, इससे हम क्या करते हैं? अपने कपड़े को आयरन करते हैं. ये सारे के सारे सेम लॉ पे काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, अब तीसरा हम लोग देखते हैं अप्लायंस, फ्यूज. ये एक सेफ्टी फीचर है या सेफ्टी अप्लायंस है जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज होता है. ये क्या करता है? ये हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स को दो चीजों से बचाता है. कौन से दो चीजों से बचाता है? तो ये जो दो चीजों से बचाता है, एक है शॉर्ट सर्किट. ठीक है, हम देखेंगे शॉर्ट सर्किट क्या है. और दूसरा जो है वो है ओवरलोडिंग. ठीक है, दो चीजों से बचाता है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग. शॉर्ट सर्किट क्या है? जब भी डोमेस्टिक वायरिंग में लाइव वायर जो है वो न्यूट्रल वायर से कनेक्ट हो जाए. लाइव वायर क्या हो जाता है? न्यूट्रल वायर से कनेक्ट हो जाता है. इस केस में पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस जीरो हो जाता है और काफी ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. करंट ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाता है. लेकिन हमारे वायर्स और अप्लायंसेस तो 5 एम्पियर या 15 एम्पियर पे ही ऑपरेट होते हैं. तो इनफाइनाइट करंट के लिए हमारे अप्लायंसेस बने नहीं हैं, वो खराब हो सकते हैं. ठीक है, इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, है ना. एक बार फिर से आप समझ लेंगे, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? करंट काफी ज्यादा हो जाता है, वेरी हाई करंट. कब होता है शॉर्ट सर्किट?
जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, है ना, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए किसी कारण से, तो वेरी हाई करंट फ्लो होने लगता है हमारे सर्किट में, जिससे हमारे अप्लायंसेस डैमेज हो जाते हैं। इस केस में इलेक्ट्रिक फ्यूज बचाता है शॉर्ट सर्किट से। दूसरा, ओवरलोडिंग। एक ही स्विच बोर्ड में आप बहुत सारी चीज़ें लगाते गए या एक ही सर्किट में आप बहुत सारे अप्लायंसेस ऐड करते गए, तो ओवरऑल वो सर्किट ज़्यादा करंट ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। जब करंट एक स्पेसिफिक लिमिट को पार करेगा तो हमारे अप्लायंसेस जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है। जब एक ही सर्किट में हम बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस इस्तेमाल करने लगते हैं तो सर्किट में ओवरऑल करंट का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे अप्लायंसेस जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। ये सिचुएशन है ओवरलोडिंग, ठीक है। और इन दो सिचुएशंस से कौन बचाता है? फ्यूज बचाता है, ठीक है। अब कैसे बचाता है इसकी बात कर लेते हैं। ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। इसमें ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पतला सा वायर, ये वायर जो है इसको हम बोलते हैं फ्यूज वायर। ये बना हुआ होता है टिन और लीड के एक एलॉय का, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस और रेसिस्टेंस होता है काफ़ी ज़्यादा। मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? 200 डिग्री सेल्सियस और रेसिस्टेंस होगा काफ़ी ज़्यादा। इससे क्या होगा, जब भी करंट एक डेजिग्नेटेड, जैसे आप ध्यान से देखिए इस पे लिखा हुआ है ये 5 एम्पियर, है ना। 5 एम्पियर लिखे होने का क्या मतलब है कि 5 एम्पियर तक करंट फ्लो होगा तो इस वायर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। करंट जैसे ही 5 एम्पियर को पार करेगा कि इसमें इतना ज़्यादा हीट डेवलप हो जाएगा कि ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने से क्या होगा? सर्किट टूट जाएगा और अप्लायंसेस डैमेज होने से बच जाएंगे, ठीक है। फ्यूज को कैसे कहेंगे? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग, ठीक है। इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और सेफ्टी फीचर which is used in electric circuit to prevent it from short circuit and overloading. It works on the principle of heating effect of electric current. It contains a wire which is made up of an alloy of tin and lead, which melting point is 200 degree Celsius, around 200 degree Celsius. When current exceeds a designated limit, a given limit, then the heat developed in the fuse wire becomes efficient to melt it down. The fuse wire melts and the circuit is protected from any damage, ठीक है। तो ये 3 एप्लीकेशंस थे, बल्ब, हीटर और फ्यूज, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते थे, ठीक है। अगले क्लासेस में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में और फिर हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे वेदू और स्मार्ट लर्निंग ऐप से और करते रहिए अपने बोर्ड्स की तैयारी। थैंक यू।